हेलो स्टूडेंट्स, देखिए साइंस में हम एक नया टॉपिक ले रहे हैं आज। वैसे तो इसके पहले हमने आवर्त सारणी के बारे में पढ़ा था। आवर्त सारणी में हमने पूरी डिटेल पढ़ी है कि आवर्त सारणी में आवर्त कितने थे, वर्ग कितने थे, किस तरीके से तत्वों को जमाया गया था, आवर्त में बाएं से दाएं किस तरीके से जाते हैं, दाएं से बाएं किस तरीके से आते हैं, बाएं से दाएं आने पर कौन सी जो परिभाषाएं हों उनको हमने क्लियर किया था कि क्या क्या बढ़ता है और क्या क्या घटता है। उसी में से एक नया टॉपिक है हमारे पास में परमाणु त्रिज्या। देखिए वैसे तो त्रिज्या के बारे में आप जानते भी होंगे क्योंकि मैथ्स में ये सारी चीजें आप बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अगर मान लो कोई वृत्त है और उसके बीच में इस तरीके से एक सेंटर पॉइंट बना होता है और जो यहाँ से यहाँ तक होता है वो त्रिज्या होती है और यहाँ से यहाँ तक जो होता है वो पूरा डी यानी कि व्यास होता है। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, परमाणु त्रिज्या है। परमाणु की संरचना के बारे में आपने पढ़ा था। देखो पहले एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। परमाणु की संरचना के बारे में हम देखते हैं कि ये बीच में नाभिक होता है, इस तरीके से एक गोलाकार संरचना में परमाणु की संरचना होती है। इसमें ये प्रत्येक जो गोले में बना रहा हूं यहाँ पर ये इसकी कक्षाएं होती हैं। ठीक है, ये इसका नाभिक होता है जो हम पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ये इसकी प्रथम कक्षा होती है, ये इसकी प्रथम कक्षा है, ये इसकी दूसरी कक्षा होती है, ये तीसरी कक्षा होती है और ये चौथी कक्षा होती है। ध्यान रखें स्टूडेंट्स कि यहाँ पर पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा और चौथी कक्षा है। ठीक है, तो इसमें इसके आधा मतलब जो आकार है वो धीरे धीरे क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। देखो यहाँ से यहाँ तक की अगर हम दूरी माने तो वो इतनी दूरी थी, यहाँ से यहाँ तक की अगर हम दूरी माने तो थोड़ी दूरी क्या हो गई, बढ़ गई। अगर हम तीसरे सेल्स में मानते हैं, तीसरी कक्षा में अगर हम मानते हैं तो देखो इसकी दूरी फिर बढ़ जाती है, यानी कि यहाँ से देखिए ये नाभिक यहाँ पर होगा हमारा, यानी कि इसकी दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी इतनी होती है। अगर हम लास्ट वाले में पहुंचे तो देखो कितनी दूरी हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ये वाला पहले भी अपन बता चुके हैं कि परमाणु के नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पे प्लस चार्जेस होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्जेस नहीं होता है। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमारे पास में, वो इलेक्ट्रॉन इनकी बाहरी कक्षाओं में लगातार तत्वों के आधार पर चक्कर लगाते रहते हैं। ये चीज ध्यान रखें आप, ये इलेक्ट्रॉन लगातार इसमें क्या होंगे, चक्कर लगाते रहेंगे। इन्हीं के आधार पर इनकी परमाणु की त्रिज्या के बारे में हम पता करते हैं। देखिए हमने यहाँ पर परिभाषा में लिखा हुआ है, वो पीडीएफ मैंने आपको सेंड किया था, उसमें वो सारी डिटेल है। यहाँ पर केवल मैं समझाने के लिए ही आपको एक वीडियो पोस्ट करूंगा। देखिए परमाणु त्रिज्या, परमाणु के बाहरी कोश में, स्पेशली आप इस परिभाषा पे ध्यान दें, परमाणु के बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन से नाभिक के मध्य की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। देखिए समझिए इसको कि मान लो ये हमारा नाभिक है और ये हमारी इसकी पहली कक्षा है। ठीक है, पहली कक्षा से ही मैं आपको समझा देता हूं, इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा बना देता हूं। देखिए ये इसकी पहली कक्षा है। ठीक है, तो देखिए परमाणु के बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन से, यानी कि ये इसकी पहली कक्षा है और इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए परमाणु के बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन से नाभिक के बीच की दूरी, यानी कि ये नाभिक है और ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इनके बीच की दूरी कितनी हुई हमारे पास में, इतनी। ठीक है, देखिए परमाणु के बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन से और नाभिक के मध्य की दूरी को परमाणु त्रिज्या कह देते हैं। यानी कि हमारे पास में हम ये चीज समझ लें कि ये हमारा नाभिक है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो परमाणु के नाभिक से और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी, यानी कि ये वाली जो दूरी है या ये वाली जो दूरी है, ये दूरी हमारी क्या कहलाएगी, परमाणु त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी हमारे पास में, जिसको मैंने स्टार से बना रखा है, नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बढ़ने पर, यानी कि जैसे जैसे नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी, समझना इस बात को, प्रोटॉन अगर बढ़ रहे हैं तो यानी कि परमाणु संख्या भी क्या होगी, उसकी बढ़ेगी। परमाणु संख्या के आधार पर प्रोटॉन बताए जाते हैं, इतना तो आपको पता होगा ही सही। परमाणु संख्या यानी कि प्रोटॉन की संख्या, यानी कि जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा यानी कि प्रोटॉन बढ़ेंगे। और प्रोटॉन अगर बढ़ते हैं तो देखिए प्रोटॉन की संख्या बढ़ने पर बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन पर अधिक नाभिकीय आकर्षण बल लगता है। यानी कि जैसे जैसे प्रोटॉन की संख्या, यानी कि यहाँ पर जैसे जैसे प्रोटॉन की संख्या बढ़ती जाएगी तो इलेक्ट्रॉन पर जो आकर्षण बल होगा, नाभिकीय जो आकर्षण बल होगा, वो लगातार क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, और बल
लगता है और परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। ये चीज बिल्कुल ध्यान रखें कि जैसे जैसे प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है, यानी कि मैंने यहाँ पे बताया कि प्रोटॉन की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो बाह्यतम कोश में बल क्या होगा, वो भी अधिक होगा। तो इस पर जो बल लगा वो भी क्या हुआ, अधिक लगा। देखिए सिंपल सी बात समझा रहा हूं मैं, नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी तो बल भी क्या होगा, अधिक होगा, और बल अधिक होगा तो देखिए और परमाणु त्रिज्या का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी कि सिंपल सी बात, यहां पे परमाणु त्रिज्या का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात? देखिए नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी तो बल अधिक होगा, और बल अधिक होगा तो परमाणु त्रिज्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, देखिए एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, परमाणु त्रिज्या परमाणु के बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन से नाभिक के मध्य की दूरी को हम परमाणु त्रिज्या कह देते हैं। और सेकंड पॉइंट है हमारे पास में, नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बढ़ने पर उस पर बल भी अधिक लगेगा और उसकी परमाणु त्रिज्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका जो चार्ट है वो मैं आपको पीडीएफ में सेंड कर दूंगा कि किस तत्व की परमाणु त्रिज्या कितनी होती है। ठीक है, बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आयनिक त्रिज्या के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।